अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। आज दोपहर से पेशावर से दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आ रहे हैं। एक बार फिर पेशावर दहशतगर्दी का निशाना बना है। पेशावर की पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश धमाके में अब तक की खबरों के मुताबिक 33 अफराद शहीद जबकि 150 से जायद जख्मी हैं। धमाका नमाज ज़ोहर के दौरान हुआ। धमाके की जिम्मेदारी कलअदम TTP ने कबूल कर ली है। सियासतदानों की जानिब से हमले की मजम्मत तो की गई है, मगर इतने बड़े सिक्योरिटी लैब्स पर सवालात उठ रहे हैं। आज ही सवाबी में भी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने शहर को बड़े हादसे से बचा लिया। पुलिस को देखते ही हमला आवरों ने फायरिंग की और ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला राना सना ने ऐसे मज़ीद वाक़यात के खदशे का इजहार किया है, जबकि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने ज़िमनी इंतखाबात से पहले हमले की टाइमिंग को इंतहाई अहम करार देते हुए नेशनल एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करने के अज़्म का इयादा किया है। मुल्क में यके बाद दीगरे बढ़ते हमले क्या इस बात का इंदिया है कि मुल्क में दहशत गर्दी की एक नई लहर दोबारा सर उठा रही है। पेशावर से इस वक्त आपको बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़रा के साथ पेशावर में हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उनके साथ हैं। अस्पताल गए हैं, ज़ख्मियों की इयादत की है। अहम इजलास होना है जिसमें बहुत से अहम फैसले लिए जा सकते हैं दहशत गर्दी के मामले को देखकर। इसी पर आज का पहला सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और ईसार राना। आप चारों की तरफ आऊँगी। एक और रियलिटी चेक 2021 नवंबर को लेकर जब अफ़गानिस्तान में डिबैकल हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ से कुछ तालिबान के मेंबर्स को उनको छोड़ा गया, फ्री किया गया और उस वक्त सवालात उठना शुरू हुए थे, आया मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं। हमें खुद अपने आप को और अपने घर को देखने की ज़रूरत है। वो मामलात और मुज़ाकरात जो 14 में APS के बाद बंद थे, ख़त्म थे, वो 21 के आखिर पे दोबारा क्यों शुरू हुए, किन मामलात और किन यकीन दहानियों के बाद शुरू हुए और आज सिर्फ एक साल बाद हम कहाँ खड़े हैं। KPK के अंदर ही गुज़िश्ता एक साल में 500 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। सवाल आप सबके लिए हमारे अंदरूनी मामलात, हालात और रियलिटी चेक को लेकर यह है, क्या मुल्क को दोबारा दहशतगर्दी की जानिब धकेला जा रहा है? शहजाद चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आप सिक्योरिटी लैब समझते हैं ये कोई और मामला है या जो कुछ हो रहा था आखिर उसने इसी तरफ लेकर आना था? देखिए, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको आप फ्रेम कर सकते हैं आपके इस सवाल के जवाब को। सिक्योरिटी लैब्स तो बहुत आसान एक उसका जवाब होगा। ज़ाहिर है कि जब आप फेल करते हैं तो उसकी वजह से ही नुकसान होता है, यानी बुनियादी चीज़ है, जब आपका फेलियर है तो आपका नुकसान है। और लेकिन मैं इससे थोड़ा सा बढ़ के और बड़ी बात करना चाहता हूँ। आपका सवाल है कि क्या हमें धकेला जा रहा है जंग की तरफ? नहीं, धकेला नहीं जा रहा, हम जंग के अंदर हैं। दहशतगर्दी है ये, दहशतगर्दी में हमें धकेला नहीं जा रहा, हम जंग के अंदर एंटर हो चुके हैं, हम जंग में हैं। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आती तो उसको समझ लेना चाहिए। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो अंदर खाने जंग छेड़ी हुई है, इसको बंद करो और अपनी नज़रें बाहर की तरफ लगाओ जहाँ से हमले हो रहे हैं। अभी बहुत अरसा, 15 साल मुझे भी हो गया आप लोगों के साथ बैठ के टेलीविजन के ऊपर अपने तबसरे देते हुए। हमने बहुत नोहे पढ़े हैं, बहुत नोहे पढ़े, और साथ ही साथ हमने बहुत सारी शहादतों का तोहफा इस कौम को दिया। हम शहादत की बात करते हैं जब कोई रोजाना की बात है, 2-1 पुलिस वाले, कोई हमारे अफवाज के लोग, कहीं बॉर्डर पे, कहीं किधर। आज फिर शहीद का तोहफा दिया गया इस धरती को। इसको खून की जरूरत है। कितनी शहादतों का खून दोगे? पैटर्न ने कहा था, मुझे ये मत बताओ कि तुम अपनी सॉइल के लिए, अपनी फौज के लिए, अपनी कौम के लिए मरने के लिए तैयार हो। मुझे ये बताओ कि तुमने दुश्मन के कितने लोगों को मजबूर किया कि वो अपने आप को गारत करें तुम्हारी वजह से। तो जब तक हमारी ये सोच नहीं होगी ना, ये जो हम ऊपर से लेपापोती करते हैं ना कि हमने शहादतें कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इससे नहीं काम होता। काम इससे होता है। चंद सवालात मैं छोड़ता हूं अपने दोस्तों और सबके सुनने वालों के लिए। एपेक्स कमेटीज, कम अज कम बलूचिस्तान और KP की हद तक जहां पर जंग इस वक्त सरजद है, वहां पर एपेक्स कमेटीज काम कर रही हैं। किसकी सेंट्रल अथॉरिटी है? कौन मैनेज कर रहा है? इंटेलिजेंस एजेंसीज को और साथ ही साथ हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। पुलिस भी शामिल, पुलिस के 27 या 28 इंटेलिजेंस के शोबे शामिल, आपके प्रोविंशियल इंटेलिजेंस के शोबे शामिल, आपके वफाकी इंटेलिजेंस के शोबे शामिल। कौन मैनेज करता है इनको? कैसे मुमकिन होता है कि अफगानिस्तान से कोई दहशतगर्द किसी के साथ मिलके बैठ के
एक फेंस्ड बॉर्डर के साथ, उसमें गैप्स भी बहुत ज्यादा है, कोई शक नहीं है। उसके अंदर ये भी मजबूरियां हैं कि ईजमेंट ऑफ फैसिलिटेशन हमने दी हुई है, ईजमेंट राइट्स हैं उनके पास कि जो आना चाहे आ जाए, यहाँ पे नौकरी करे वापस चल जाए। नौकरी वापस करके ना जाए तो किसी को पता नहीं चलता कि नौकरी पे आया था सुबह, लेकिन 2 दिन हो गया नहीं वापस गया। ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे। जब वो जाता किधर है, कौन उसको तैयार करता है, वो किस तरीके से पुलिस लाइन में चला जाता है, वो किस तरीके से पेशावर एंटर कर जाता है। तो ये चीजें हैं। इसका मतलब है एसओपीज के बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। हु इज द अथॉरिटी, कौन लुक आफ्टर करता है कि एसओपीज के ये जो गैप्स हैं ये ना हो। इस वजह से फेलियर होते हैं, उस फेलियर की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, हजीमत उठानी पड़ती है, पाकिस्तान का बुरा नाम निकलता है। जितनी मर्जी शहादतें देते रहो, जितने मर्जी तुम अपने बाकी काम करते रहो, जब तक ये नहीं करोगे जो तुम्हारा अपना काम है, और ये अंदर खाने फवाद चौधरी को छोड़ दो और बाकियों को छोड़ दो। फोकस वेयर द वर्क इज, स्टार्टिंग फ्रॉम राना सनाउल्लाह डाउन टू एनीबॉडी एल्स। इट इज देयर जॉब। बाहर देखें, नहीं तो यही कुछ खुदा न खासा। और ये तोहफे अब नहीं रहे, ये नुकसानात हैं, ये याद रखिए। ये तोहफा कहना बंद कर दें आप शहादतों को। और शहजाद साहब कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, वो एसओपीज़ जो होने चाहिए, वो रेगुलेशंस वो कहाँ हैं। बिल्कुल सवाल उठ रहा है। और आज वहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग भी मौजूद हैं, वज़रा वहाँ से खुद ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी लैब से वज़ीर आज़म ने पहुँचकर बार बार सवाल उठाया कि रेड जोन में पुलिस लाइन्स में ये शख्स कैसे आया, जबकि एक ही दाखिली रास्ता है। फिलहाल जवाब नहीं है, जवाब की तलाश सबको है। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को पैगाम देते हुए कि हमारी ज़मीन को, अपनी ज़मीन को हमारी ज़मीन के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। मगर राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि अगर TTP से कबूल करती है, फिलहाल वो कहते हैं कि वो नहीं जानते, अगर TTP कबूल करती है तो फिर ये पाकिस्तान से नहीं अफगानिस्तान से हुआ है। हसन निसार साहब, हमारी डायरेक्शन दुरुस्त रही। हम 14 के बाद एक फैसला कर चुके थे, 17 से 20 तक हमने काफ़ी सुकून देखा इस मामले में। मगर 21 ऑनवर्ड्स अफगानिस्तान से अमेरिका का जाना और गुज़िश्ता साल में वो सीज़ फायर जो हुआ और फिर ख़त्म हो गया, हम एक बार फिर वापस वहाँ जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। देखें आयशा, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि दोबारा दहशतगर्दी की जानिब धकेला जा रहा है। नहीं, दहशतगर्द आपको आप में धकेले गए हैं, आप नहीं। आपको किसने धकेलना था, उसकी वजूहात और है, मैं उस तरफ आता हूँ। ये दोबारा अब काबिल एतराज़ है, चूँकि ये सिलसिला कभी बंद ही नहीं हुआ। ये पीक्स एंड वैलीज़ जैसा मामला है, चढ़ाइयों और उतराइयों जैसा, जैसा इस तरह की जंगों में होता है। मेरे नज़दीक ये कभी ख़त्म हुआ नहीं था, इसलिए मैं इसके लिए दोबारा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं मुनासिब समझता करना। दूसरी बात यह है कि जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, यानी मईशत गर्दी उरूज पे है, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। बल्कि मेरा ख्याल है कि जस्ट द अनाउंसमेंट इज लेफ्ट, वो हो चुका है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, और बहुत से लोग पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, सो इन हालात में एक और काबिल ज़िक्र बात है, हम इसके लिए दहशतगर्दी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द अपने इन आमाल के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते होंगे? तो ये इस तरह होता नहीं है। ये मैं इसको गलत ना समझें आप, तो मैं ये अर्ज़ करूं कि ये कंटिन्यूटी है बुनियादी तौर पे, कभी वक्फ़ा लंबा, कभी वक्फ़ा छोटा। मेरे अंदाजे से वक्फ़ा ज़रा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन इट वाज एक्सपेक्टेड। कतन इसमें हैरान कुन बाकी जितनी बातें इन्होंने गिनवाई हैं शहजाद चौधरी साहब ने, वो अपनी जगह पे ठीक है। हम कहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं? इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, ना को सारा है, ना पैर है, ना कोई शय अगर अपने अपनी जगह पे मौजूद हो। ये एक ऐसा जिस्म है, ये सोसाइटी, ये मुल्क, जिसमें आँखों की जगह कान है, कान की जगह होंठ है, होंठ की जगह नाफ है। तो कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं है, और वो बात उस पर गौर करें कि जिसे हम दहशतगर्दी कहते हैं, उसे वो क्या कहते हैं। अगर उनके लिए ये कुछ सेक्रेड बात है, कुछ जिहाद है, तो उसमें तो ये सब चलता है। रॉबर्ट ब्रूस मकड़ी गिर के देख के फिर वो दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है। महमूद गजनवी के 17 हमले हैं, वो 17 हमले नहीं हैं, वो एक ही हमला है जिसमें 16 वक्फे थे। सो मेरे नज़दीक तो ये ख़त्म ना कभी हुआ है, और अगर हमारा यही हाल रहा तो फिर शायद इसकी नौबत ही न रहे। अल्लाह रहम करे। बेशुमार हसन निसार साहब के नज़दीक
बेशुमार वजूहात है, लेकिन वो इसे कंटिन्यूटी समझते हैं कि एक वक्फे के बाद ये दोबारा, और वो कह रहे हैं कि मुतवक्के भी था। एक मुज़ाकरात का बयानिया है जिसको बार बार जब हमारे यहाँ पॉलिसी बनती है तो डिस्करेज किया जाता है, और कभी कुछ बयानिया उसको इनकरेज करते हैं। क्या ये कितना बड़ा रीज़न है कि हम ये वाइप आउट ना कर सके, या फिर दूसरी तरफ बयानिया इतना सख्त है कि वो हावी हो जाता है? मेरी राय में पाकिस्तान ने बहुत एक मौसर जंग टीटीपी के ख़िलाफ़ लड़ी, उनको शिकस्त भी दी, पाकिस्तान से तकरीबन एलिमिनेट भी कर दिया। जो बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ, जिसकी तरफ हसन निसार साहब ने भी बहुत वाज़ेह तौर पर ही बता दिया कि देखिए इस वक्त अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान जो वहाँ का हुक्मरान गिरोह है और अफ़गान रियासत, वो इन दहशत गर्दों को पनाह भी दे रही है, इनको तरबियत भी दे रही है, इनको भर्ती के मौक़े भी दे रही है, इनको असला भी फराहम कर रही है, और उनको इस बात का भी मौका दे रही है कि वो अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में क्राइम करें और पाकिस्तान से भत्ता वसूल करें। 2600 किलोमीटर लंबी सरहद है, और जहाँ पर आपके बॉर्डर्स हैं वो बॉर्डर्स भी एक नॉमिनल बॉर्डर हैं जहाँ बहुत आसानी से लोग आते और जाते हैं। तो सिर्फ बॉर्डर, ये कहना कि हम सिर्फ बॉर्डर्स को मजबूत बनाकर चंद 100 लोगों की, जाहिर है जहाँ पे लाखों लोग इधर से उधर जाते हैं वहाँ चंद 100 दहशतगर्दों के मूवमेंट को रोक सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। जो हो सकता है वो ये है कि अफ़गान तालिबान को इस बात पे मजबूर किया जाए कि वो वहाँ इन लोगों को ना पनपने दें। ये उनकी ज़िम्मेदारी है। ये उन्होंने पूरी दुनिया से वादा किया था, लिख कर वादा किया था, कतर में माहदे में ये लिख कर वादा किया था कि वो दोबारा दहशतगर्दों को पनाहगाहें नहीं देंगे। लेकिन तमाम उनके जो नेबर्स हैं वो एक बार फिर उनसे आजिज़ हैं। तो एक लिहाज से वो वही कुछ कर रहे हैं जो अफ़गान रियासत हमेशा करती रही है। लेकिन पाकिस्तान की नाकामी ये रही है कि पाकिस्तान अपना लीवरेज मौसर तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सका। इस 75 साल में पाकिस्तान ने सिर्फ एक दफ़ा अपना लीवरेज ठीक तरह से इस्तेमाल किया था, वो था 1963। 1960 की दहाई में भी ये कुछ हो रहा था, वहाँ से मुसलसल हमले आ रहे थे। 1948 से ये काम शुरू हुआ था। तो पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए, और नतीजा ये निकला कि वो अफ़गानिस्तान को अपने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेना पड़ा, जो सरदार दाऊद थे, जो दोबारा सदर बने तो दोबारा उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी शुरू कर दी। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली जो सबसे बड़ी इंसर्जेंसी थी बलूचिस्तान और केपी में, उसको उन्होंने सपोर्ट फ्राहम की। इस वक्त हमारा नंबर 1 चैलेंज ये है। बात कह रहे हैं उसको ऐसे कतई कलामी की माजरत की, अगर अफगानिस्तान के अंदर चीजें ठीक नहीं होती तो हमारे यहाँ नहीं ठीक हो सकती हैं, मतलब जैसे आप इसको रख रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान के अंदर उनका कंट्रोल कमजोर है, वो नहीं संभालेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम मुकम्मल बेबस हैं। उनका कंट्रोल मौजूद है, ये लोग उनके डिसिप्लिन के ताबे हैं, ये उनके अमीरुल मोमिनीन को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, इनके लीडर्स को वहाँ वज़रा का स्टेटस हासिल है। अफ़गान तालिबान के अलावा सिर्फ टीटीपी है जिनको वहाँ पे असला रखने की इजाज़त है। इनकी जगह नोन है जहाँ रहते हैं, इनकी तरबियत गाहें उनको मालूम है, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इनको हुकूमत करने का हक दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई अनकंट्रोल्ड टेरिटरी है जहाँ ये छुपे हुए हैं। मसला ये है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत इसमें मुलव्वस है, और इसको हल करने का एक जो बहुत बड़ा और अहम पहलू है कि हम अफ़गानिस्तान से कैसे डील करें, अफ़गानिस्तान के साथ अपनी लीवरेज को कैसे इस्तेमाल करें। अफ़गानिस्तान की 60% इकानमी पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है, तालिबान की 60% इनकम पाकिस्तान के बॉर्डर से आती है। पॉइंट उठाया है, मैं इसार साहब का लेके सर मैं इस पॉइंट को ज़रूर चाहूँगी कि अफ़गानिस्तान को कैसे डील करें पर आएँ। इसार साहब, जैसे ज़ैगम साहब की राय में उनकी आशीर्वाद से अगर पाकिस्तान के अंदर वाक़यात हो रहे हैं तो वहाँ अफ़गान हुकूमत की आशीर्वाद से हो रहे हैं। सर, हमारी अपनी रिट, हमारी अपनी से, क्या वहाँ पर जो शहजाद साहब ने पॉइंट्स उठाए थे हम मुकम्मल तौर पर ठीक हैं? आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारी अपनी रिट कहाँ है। देखें, मैं इस बात से बिल्कुल ज़ैगम साहब की मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि अफ़गानिस्तान से ही ये सारा कुछ हो रहा है। चोर जब तक घर में नहीं आ सकते जब तक अंदर से कुंडी ना खोली जाए। और क्या ये बात ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि केपीके के ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि यहाँ पे मौजूद जो तालिबान है वो हमें भत्ते के लिए मजबूर करते हैं? क्या ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है? क्या वहाँ के वुज़रा की बात ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि उनसे भत्ता लिया जाता है और वो वहीं पे लोग मौजूद हैं?
और फिर मैं आपको एक और बात शेयर करूं कि मेरी कुछ अर्से पहले जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने मुझे एक जुमला कहा कि KPK में इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में तालिबान मौजूद हैं कि अगर मेरा इन्फ्लुएंस ना हो और मैं वहाँ ना रुकावट डालूं तो वो KPK पे कब्जा कर लें, ये मुझे उन्होंने कहा। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि ये खाली बट इमरान खान साहब खुद मुज़ाकरात के हामी रहे हैं। हाँ, उनके दौर में 100 से ज्यादा इनके लोग छोड़े गए हैं और उसका क्रेडिट लिया गया और सीज फायर उनके साथ किया गया। और हमने माजी में देखा जब सवात और वजीरिस्तान के मामला थे उस पर क्रिटिसिज्म हुआ APS आने तक, एक्शन प्लान बनने तक, कि जब जब मुज़ाकरात की स्पेस दी गई उसके बाद वो ज्यादा ताकत से हमलावर हुए। तो उस एक साल में जो सीज फायर हुआ और उनको स्पेस दिया गया, क्या वही वजह ना बनी आज फिर हम डेफिनेटली देखें ना, अगर वो ये कहते हैं कि वहाँ पे उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद हो तो जब वो आए वहाँ बसे, सारा कुछ उनका हुआ, किसी ने तो उन्हें फैसिलिटेट किया ना। दूसरी चीज ये है कि अभी कुछ दिन अरसा पहले आपने भी देखी होगी कि CTD की एक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि KPK पुलिस के पास तो इतना वो मौजूद ही नहीं है असला कि वो दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें। ये 6-7 माह पहले की बात है जो रिपोर्ट आई थी। तो जब ये बात तय हो गई थी कि CTD की रिपोर्ट के बाद कि वहाँ पे दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए जो वहाँ पे जो हुकूमत थी वहाँ 10 साल रही, उसकी क्या तैयारी थी? हम तो असल जंग वही लड़ रहे थे। मैं यही कह रहा हूँ कि उनकी क्या तैयारी थी और उसके बाद चले मैं कहता हूँ वो तो निकम्मे हो गए ना, साबित हो गए निकम्मे। लेकिन उसके बाद इस रिपोर्ट को, इस हुकूमत को भी आए हुए 8-9 माह हो गए, इन्होंने वहाँ पे क्या कर लिया, क्या इस तरह के इकदाम किए जिससे ये बात देखे ना, सिविल लाइन पुलिस के अंदर धमाका हो रहा है, जितना बड़ा धमाका हुआ है जिससे मस्जिद शहीद हो गई। अल्लाह ताला जो इस टाइम जख्मी हैं और मलबे तले दबे हुए, हम सबकी दुआ है कि अल्लाह उनकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों की मदद फरमाए। जिसने इतना हैवी धमाका किया वो कितने आराम से गया, पहली सफ में जाके वो खड़ा हो गया और पहली सफ में जाके उसने धमाका कर दिया। तो इसका मतलब कहीं कोई सिक्योरिटी चेक नहीं था, जबकि एक रास्ता है उसमें दाखिले का और वहां पे भी एंट्री होती है हर चीज की। तो ये मैं समझता हूं कि ये खाली हमें अफगानिस्तान के ऊपर मलबा फेंक के हाथ नहीं झाड़ लेने चाहिए, हमें अपने गिरेबान में भी नजर डालनी चाहिए कि हम खुद कहां पे खड़े में और हमारी अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं। मैं एक जुमला और मैं कहूंगा कि नेशनल एक्शन प्लान बना, सारी सियासी जमातें, इमरान खान धरना छोड़ के शामिल हो गए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, उसमें जो फैसले हुए थे कितना अमल हुआ उस पे सर? लेकिन फिर वही बात है जो मैंने पहले कही, 2014 APS के बाद कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे तालिबान से। अफगानिस्तान में जब मामला हुआ, जब वहां से अमेरिकन निकले, तो हमने उसके बाद मुज़ाकरात अक्टूबर-नवंबर में शुरू किए, उनको अप्रिशिएट किया गया, जिसको इमरान खान ने जो बात की उसको इंटरनेशनली कंडेम किया गया। शहजाद चौधरी साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ज़ैगम साहब ने बात की कि कैसे डील करना है या पाकिस्तान किस तरीके से लेवरेज को इस्तेमाल करके इनको डील करे। आपके ख्याल में क्या कोई सख्त इक़दामात, अभी अहम इजलास भी होने जा रहा है? फिर मैं वही बात कहूंगी कि हमने इतने साल मुज़ाकरात नहीं किए, 21 में आके मुज़ाकरात शुरू किए। और अभी जो इसार साहब ने सवाल उठाया कि हमारे एंड पे क्या, अभी नवंबर में उन्होंने सीज फायर अक्टूबर में पिछले साल 22 में खत्म किया है। सर, हम क्या एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ जा सकते हैं हैंडल करने के लिए? अफगानिस्तान को किस तरीके से पाकिस्तान को अब डील करने की जरूरत है? देखिए, जब आपके ऊपर हमला शुरू हो चुका हो तो उस वक्त सबसे पहले जो हमला आवर है उसको दूर किया जाता है, उसका दिफा किया जाता है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम पे हमला हो चुका है, ये नहीं कि होगा या होने वाला है, या कहीं ना कहीं बाहर से बैठ के कोई इसको हेल्प कर रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कोई बाहर की एजेंसियां इसको मदद कर रही हैं। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। मुझे फर्क ये पड़ता है कि मेरे बीच में हमला आवर आ चुका है और मुझ पे हमले कर रहा है। मुझे सबसे पहले उससे अपने लोगों को बचाना है, उस हमलावर को खत्म करना है जो मेरे अंदर आके बैठा हुआ है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक और मर्तबा ये जिसे कहते हैं कि रद्दुल फसाद मुझे क्रिएट करना है, मुझे कराना है, ताकि मैं अपनी सरहदें पाक साफ कर सकूं। जब मैं दोबारा वो अमल करूंगा, चाहे उसमें मुझे शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, माफ कीजिएगा सर, बॉर्डर पर हम फेंस करके बॉर्डर्स कंट्रोल कर चुके थे। आप कह रहे हैं हमें फिर घर को देखने की जरूरत है। नहीं, अगर देखें ना, आप बार बार एक ही पॉइंट पे आती हैं कि आपने 100 आदमी छोड़े, 100 छोड़े, 1500 छोड़े, 200 छोड़े, मुझे नहीं मालूम कितने छोड़े, अगर छोड़े तो उसका आप आज खमियाजा भुगत रहे हो। अच्छा, किसी ने आपको ये कहा या किसी ने आपने ये समझा कि अच्छा बातचीत के जरिए ये टीटीपी वाले कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं, जो अच्छे हैं उनको हम साथ मिला लेंगे, जो अच्छे नहीं हैं उनको छोड़ देंगे, उसका खमियाजा भुगत रहे हो। कोई बाहर से बैठ के इन टीटीपी वालों की कोई कली मरोड़ रहा है,
उसका खमियाजा भुगत रहे हो। आप क्यों अपना दिफा नहीं कर पाते? आपने अपना दिफा अफगान तालिबान की झोली में क्यों डाल रखा है? आपने ये क्यों कहते हो कि अफगान तालिबान का काम है कि इनको काबू करें? आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास पावर नहीं है। ये जहां पे हैं, साराना साहब कह रहे थे कि हमें पता है, बल्कि जैगम साहब, कि जहां हमें पता है कहां पे ये ट्रेनिंग करते हैं, इनकी तरबियत गाहें किधर है, ये रहते किधर है, ये करते क्या है। तो आप इंतजार कर लें। चले, मैं कहता हूं इंतजार ही कर लो, अपने एरिया तक आने दो, लेकिन ये काबिलियत तो रखो कि उनको वहां पे रोक सको और पता कर लो कि कौन कब आया। इसका मतलब है इमिग्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, इसका मतलब बॉर्डर कंट्रोल स्ट्रांग होना चाहिए, इसका मतलब पुलिस एक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, इसका मतलब इंटेलिजेंस स्ट्रांग होनी चाहिए, इसका मतलब सेंट्रल अथॉरिटी प्लानिंग वाली होनी चाहिए, जो प्लान कर सके, सेंट्रल अथॉरिटी तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके। मगर ये वो सबक है आयशा जो पिछले 15 साल से गाहे बगाहे मुख्तलिफ मौकों पे हम सब, कम से कम मैं तो दोहराता रहा हूं और मेरे साथ बहुत सारे और साथी हम बैठ के दोहराते रहे, लेकिन जूं तक कहीं नहीं रेंगती। हम वापस आ जाते हैं उसी उन्हीं रवैयों पे, उन्हीं तरीकों पे जहां पर कि हमारी आम रोजमर्रा की जिंदगी जैसे गुजरती है। फिर एक इतना बड़ा नुकसान होता है, फिर नौहा लेके बैठ जाते हैं कि अच्छा अब क्या करें, अब क्या करना है, अब जो करना है वो करना है, दोबारा करो जो पहले किया था, रिपीट, दोबारा करो, क्लीन आउट करो, रद्दुल फसाद करो, बाहर फेंको इनको, साफ करो इस पाक सरजमीन को इन तमाम नहुसत से साफ करके उसके बाद फिर शहजाद साहब, इन योर ओपिनियन रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरी क्या है कि हम इनको एक बार हैंडल कर चुके, एक बयानिया बना चुके एपीएस के बाद, उसके बाद फिर मुज़ाकरात, फिर सीज फायर, फिर जैगम साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि अफगानिस्तान हुकूमत के आशीर्वाद पर हमारे मुल्क में सब कुछ हो रहा है। हमारी क्या मजबूरी है? हम क्यों बर्दाश्त करते हैं? हम क्यों ये स्पेस देते हैं? होता होगा तो आप क्यों, आपके सगे भाई हैं, आपको सगे भाई हैं कि आपको उनसे कोई तवक्कुआत है कि वो आपकी मदद करेंगे? आपको समझ नहीं आती है इन चीजों की, लेकिन आपको कम से कम अपनी जगह को तो दिफा करना है, अपने लोगों का तो दिफा करना है ना। आप किसी और के बिरते पे थोड़ी बैठ सकते हो। पता नहीं कौन कौन सी एजेंसियां वहां बैठी क्या क्या कर रही हैं। सुना है टीटीपी के शाखसाने और इनके ताल्लुक पता नहीं कितने हजारों मील दूर जाके मिलते हैं लोगों, एजेंसियों के साथ। अगर ऐसी बात है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे तो घर के अंदर हमला हो रहा है भाई, मुझे तो अपने घर का दिफा करना है। तो कम से कम सरहदों के अंदर मेरा मुल्क पाक साफ होना चाहिए ताकि कोई अंदर आने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन अगर आप खुद ढीले हैं, आ भी जाते हैं, कुंडियां खुल भी जाती हैं, तशरीफ भी ले आते हैं, रह भी जाते हैं, तैयार भी हो जाते हैं और फिर फाड़ भी रहते हैं अपने आप को, तो फिर किसी और को बुरा भला क्या कहना। ठीक है, वज़ीर आज़म ने जो अहम अमन ओमान पर इजलास बुलाया है वह तमाम मुतल्लिका इदारों को भी बुला लिया गया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जैसे शहजाद साहब सवाल उठा रहे थे और बाकी लोगों ने भी सवाल उठाए, मुख्तलिफ इदारों के ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, घर के दिफा की बात हो रही है। हसन निसार साहब ने एक बयानिए की बात की थी कि दूसरी तरफ बयानिया क्या है, वो क्या कर रहे हैं। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर खुद अपने घर का दिफा तो करना है, वो दिफा कैसे मुमकिन है अगर कमजोरियां भी हों, फिर भी इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पेशावर से जो आज वाक़या रहा उसी पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ से मामले को पकड़ा जा सकता है और बेहतरी की जानिब जाया जा सकता है। इससे पहले कि आगे बढ़े गुफ्तगू में, यहाँ बहुत से सवाल भी रखे गए। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल की जानिब से अपडेट किया गया है, ये आपको बता दें कि 44 शोहदा की तस्दीक की गई है और 157 अफराद ज़ख्मी हैं। गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। हसन निसार साहब, दो तरह का पॉइंट ऑफ व्यू आया। एक तो ये कि जो कुछ हो रहा है, अगर यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात तो वहाँ से अफगान हुकूमत की आशीर्वाद है, ये जो भी एलिमेंट वहाँ मौजूद है और यहाँ कार्रवाई कर रहा है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि हमारे यहाँ इतनी कमजोरियां हैं, जिन जिन लोगों के पास जो जिम्मेदारियां हैं वहाँ पर कमी है, अपने SOPs को नहीं देखा जा रहा। अब अहम इजलास आपके ख्याल में हुकूमत के पास क्या मैयर्स मौजूद हैं जो लिए जा सकते हैं, या पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को कैसे हैंडल या डील करना चाहिए, किस हद तक हम सख्त हो सकते हैं या होना चाहिए? आयशा, सीधी बात है, पहले आप अपने आप को तो हैंडल कर लें। कमज़ोरी हमेशा इनवाइट करती है इस तरह की गुंडागर्दी को। ये जो बड़ी ज़बरदस्त बात की है ज़ैगम खान ने, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम। ये हमारा ब्रादर का एक मकाना सा कल्चर है। सच्ची बात ये है कि उनका पेशा भी है, उनका कल्चर भी है। हमें ब्रादर के 75 साल से मैंने इस स्टेट को, इस मुल्क के स्टेटमेंट तो क्या होना, जो भी होता है ये कचरा मचरा, ये टोटल कन्फ्यूजन का शिकार है। इन्हें कख नहीं पता कि क्या करना है। डंग टपाऊ किस्म के सारे मामलात होते हैं। जो हाल इस वक्त इकॉनमी का, इस पे भी ऐसी बात करता है बंदा
एक इनके नून लीगिया ने कहा है कि हम जल्द ही मुल्क को पांव पे खड़े, और तुमने तो मुल्क की टांगे काट दी। तुमने इसको कहां से पांव पे कौन सी चीज आपकी दुरुस्त है जो आप दहशतगर्दी जैसी चीज को आप हैंडल कर लोगे? आप इसको हैंडल करने की बात कर रहे हो, आपने हैंडल किया क्या है? प्लीज मुझे कोई एक बात आप बता दो, आपने कौन सी चीज कामयाबी से हैंडल की है जो आप इसको कर लोगे? एक तरफ ब्रदर ब्रदर के दौरे में आज तक समझ नहीं आई। रौला इसराइल का उनके साथ है, अरब्स के साथ है, ठेका हमारे पास है, बल्ले टका नहीं है, समाज उधड़ा हुआ है, अखलाकियात का जनाजा कहीं इक्तसादियात का कहीं समाजियात का, जनाजे पड़े हैं, दफनाने वाला है कोई नहीं, और बढ़के इतनी हैं कि खुदा की पनाह। तो यू आर अ कंफ्यूज्ड नेशन तो नहीं, आपके जो लीडरशिप है सारी की सारी जो भी हो ऐसी हवाई बातें करते हैं। अब ये डार ने जो जुमला बोला है, कोई सेंसिबल आदमी ये सुन सकता है? बोलना तो दूर की बात कि अल्लाह और खुदा का खौफ करो भाई। किधर तुम्हारा गरनाता शुरू होता है, गरनाता से लेके ढाका तक, दिल्ली तक, तुम्हारा बचा क्या? तो अल्लाह ने ठेका नहीं तुम्हारा लिया हुआ भाई, डूज एंड डोंट्स हैं। निजाम, कुदरत के निजाम का एक बहुत खौफनाक पहिया है वो आपके अमाल। मैं कहता हूं कि जिसने जन्नतें बनाई हैं जहन्नुमें भी उसी ने बनाई हुई हैं, ठेका लिया हुआ है। तो तुम लोग सारे घर जाओ फिर। हर मामले में इतनी अहमकाना, सूखियाना और बाजारी सोच होती है, डंग टपाऊ सोच होती है जिसका हिसाब कोई नहीं है। अब ब्रदर ब्रदर कहते हो, ये ब्रदरान यूसुफ हैं। मैं जैगम साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, यही इनका कल्चर है फॉर द लास्ट सो मेनी सेंचुरीज। खाम खा ब्रदर, किस बात के ब्रदर? इफ यू बिहेव लाइक अ ब्रदर फाइन, अदरवाइज आप ब्रदरान यूसुफ हो। ठीक है, नहीं पता इनको और ना इनको पता चलेगा, ना पता चलेगा। जैगम साहब, हसन साहब जो पॉइंट रख रहे हैं, आपने कहा कि डील करें, कैसे करें, ऐसे करें। वो कह रहे हैं हमने आज तक डील क्या किया, हम किस मामले को डील कर सके? हम अपनी सियासत देखें, मईशत देखें, माशरा देखें, हर जगह हम नाकाम और एक हमारे पास कंफ्यूज लीडरशिप है। आप जब ये बात कह रहे हैं कि उनको डील और हैंडल करें, और प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, ऐसे ही बयान दे रहे हैं, ऐसे ही बयानियां दे रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है हमारे पास, कोई हमारे डिसीजंस के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि हम अगर ले लें तो उनके साथ खड़े हो जाएं कुछ सालों के लिए। पाकिस्तान कर क्या सकता है अफगानिस्तान को हैंडल करने के लिए? सर, है कुछ हमारे पास हैंडल करने को? देखिए, पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है और पाकिस्तान ने किया है। जब कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब किया तो पाकिस्तान ने वहाँ के वज़ीर आज़म को भी इस्तीफ़ा देने पे मजबूर किया। और ऐसे टाइम रहे हैं जिसमें अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान में शरारत नहीं की। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान ने भी फिर जवाबन अफ़गानिस्तान में ऐसी मुदाखलत शुरू की जिस तरह की मुदाखलत हमें नहीं करनी चाहिए थी, जिससे हमारा नुकसान हुआ। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि अफ़गान रियासत पाकिस्तान की सरहदों को तस्लीम नहीं करती, आधे पाकिस्तान की ज़मीन पर दावा करती है, पाकिस्तान पर मुसलसल 1948 से लेकर आज के दिन तक हमला आवर है। और उस लिहाज से तालिबान का रवैया अफ़गान रियासत को होल्ड करने वाली दूसरी गवर्नमेंट से मुख्तलिफ नहीं है और मकासद भी मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन देखिए, ये दो बात आइदर और नहीं है। ये नहीं है कि अगर हमने तालिबान के मसले से निपटना है, तालिबान और टीटीपी गठजोड़ को किसी ना किसी तरीके से तोड़ना है, तो हमने खुद कुछ नहीं करना। खुद तो करना है ना भाई, वो तो हम बात कर रहे हैं। और एक बात आप जहन में रखिए, देखिए जो रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब था वो ऐसी इंसर्जेंसी के ख़िलाफ़ था जिसमें दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा करके छोटी छोटी रियासतें कायम कर ली थी। उनके साथ अब बराह रास्त फ़ौजी कुव्वत से लड़ सकते थे, लड़े, उनको ख़त्म किया। लेकिन जो दहशतगर्दी है कि 4 बंदे आते हैं, यहाँ 5 आदमियों की सपोर्ट उनको चाहिए, 2 जगह पे धमाके करते हैं, वो सैकड़ों लोगों को मार देते हैं और पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अब ये मसला उस तरीके से डील नहीं हो सकता, इतनी आसानी से डील नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी रियासतों, ताकतवर रियासतों के लिए मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स यू नीड अ पॉलिसी डायरेक्शन, जो हमने नहीं की। फाटा में लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम हमने बनाना चाहिए था वो नहीं बनाया। खासादारों को पुलिस में कन्वर्ट किया, ना तरबियत दी, ना साजो सामान हमने दिया। और जिस तरह की इंटेलिजेंस चाहिए थी, जिस तरह की पुलिसिंग चाहिए थी, वो नहीं की।
तो काइनेटिक एलिमेंट पाकिस्तान के अंदर मुसल्ला तौर पर इनको कुचलना, इंटेलिजेंस इस्तेमाल करना, वो तमाम चीज़ें जो मेरी दोस्त कह रहे हैं वो दुरुस्त है, मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ। लेकिन जो दूसरी साइड है स्टोरी की वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है कि जब तक इनकी पनाहगाहें मौजूद हैं, इनको वहाँ पे वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं, तरबियत मिल रही है, भर्ती हो रही है, फंडिंग हो रही है, तो वहाँ से चंद लोग आकर यहाँ धमाके करते रहेंगे। आप क्या कर लेंगे? कितनी देर आप किस जगह पे किस स्कूल का पहरा देंगे, किस इमारत का पहरा देंगे, किस मस्जिद का पहरा देंगे? तो उनसे भी डील करना इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इज़हार राना साहब, पहले उनको डील कर लें, पहले अपने घर को देख लें, कहाँ पहले ज़रूरत है अपनी पॉलिसी डायरेक्शन और उस पर इम्प्लीमेंटेशन को देखने की। देखें आयशा, जो ताकतवर मुल्क होते हैं ना, जो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, वो अमेरिका की तरह लाखों मील दूर का सफ़र करके पाकिस्तान में आके उसामा को मार के भी चले जाते हैं। किधर मुकाबला कर रहे हैं सर? मैं वही कह रहा हूँ ना, सोचने की हर्ज है, सोचने तो कोई हर्ज नहीं ना। और फिर दूसरी बात यह कि वो वहाँ से चल के आके लाखों मील दूर से ड्रोन से अफगानिस्तान में जिसको मारना होता है मार देते हैं, इसलिए कि वो एक ताकतवर नेशन है। हमारा अलमिया ये है कि हम इन दहशतगर्दों का मुकाबला करें या हम वो मुआशी दहशतगर्दों का मुकाबला करें जो हमें अंदर से मार रहे हैं। इन्होंने 35 बंदे मार दिए, 45 बंदे शहीद हो गए। अभी जो कुछ महंगाई से होगा, जितने बंदे शहीद होंगे वो काउंट कीजिएगा, इससे ज़्यादा होंगे। जब तक हम खुद अपने पैरों पे खड़े होकर हम एक दफ़ा पूरी बतौर कौम अपने आप को तय तो कर लें कि हम कहाँ खड़े, ये तो तय कर लें कि हमने करना क्या है। ये अब अभी आपने वजीर आजम का बयान का हवाला दिया कि उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों को सफाई हस्ती से पाकिस्तान के खिलाफ मतलब एक रट्टू तोता जो जुमले होते हैं आप वो बोले जाएं। उन्होंने तो खैर ये भी कह दिया था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और कपड़े बेच के आपको सस्ता आटा लेके दूंगा, वो आप देख लें। तो ये इन बयानात को ये मतलब एक मकाना सी बातें। असल चीज़ यही है कि जब तक हम खुद तय नहीं कर लेते कि हमने जिंदा कैसे रहना है, हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएं बिल्कुल, लेकिन अपने बच्चों को भी तो इतना पढ़ा दें कि वो उनके दुश्मनों के बच्चों का मुकाबला कर सके। 2 बंदे उठते हैं अफगानिस्तान से, उठ के आके यहाँ पे जो चाहते हैं वो कर जाते हैं और चले जाते हैं। असल चीज़ ये कि वो जब यहाँ आ रहे होते हैं तो उन्हें कौन फैसिलिटेट कर रहा होता है, कौन उन्हें इतना। हम एक एटमी कुव्वत हैं, हम दुनिया की एक हकीकत हैं, और आलम हमारा ये है कि अफगानिस्तान से 2 बंदे चलते हैं, वो सफ़र करते करते पिशावर आते हैं, फिर पिशावर से वो उस मस्जिद में जाते हैं, अगली सफ में खड़े होते हैं, अपना काम दिखाते हैं और हम हाथ मलते रह जाते हैं। उसके बाद हम एक इजलास करते हैं, इजलास करने के बाद डबल सवारी पे पाबंदी लगाते हैं और हम कहते हैं हमने अपना काम खत्म कर दिया। भाई जब तक आप, मैं वही जो मैंने पहले भी कही, नेशनल एक्शन प्लान में आपने जो जो चीजें तय की थी कितने पे अमल किया? थक जाते हैं थोड़े बस थोड़ा सा, जब तक आपके चोट की दर्द रहती है ना, आप जरा चीखते चिल्लाते कहते हैं कौम की याददाश्त जरा मुख्तसर है तो वो भूल जाते हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही इज़हार राना साहब ने कि हम पहले तो खुद तय कर लें, बिल्कुल पढ़ाएं दुश्मन के बच्चे को, लेकिन पहले अपने बच्चों को भी पढ़ा लें, अपनी पॉलिसी को तय कर लें, बयानिए को तय कर लें और उसके अमल दरामद पर खड़े हो जाएं कुछ सालों कुछ दहाइयों के लिए। आगे बढ़ते हैं, मगर जी तवज्जो कहाँ जाए ऐसे मामला पे, न सियासत न इल्जामात निकलने कहाँ और सोचा जाए। सियासी मुखालिफिन पर करप्शन, लूट मार, अकरबा परवरी, धांधली, हत्ता के गद्दारी के इल्जामात लगाना इमरान खान की सियासत का अहम तरीन सेलिंग पॉइंट रहा है। दूसरी सियासी जमातों के रहनुमा भी अपने मुखालिफिन को डाकू और सिक्योरिटी रिस्क भी करार देते रहे हैं, मगर अब इमरान खान ने जिस तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर दहशत गर्दों के जरिए अपने पर कातिलाना हमला करने का इल्ज़ाम लगाया है, इसकी कोई हालिया नज़ीर नहीं मिलती। इमरान खान ने कहा है कि प्लान ए में 4 लोगों ने बंद कमरे में उनके कत्ल की साजिश तैयार की। प्लान बी के मुताबिक उन्हें मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पर कत्ल करवाना था। प्लान ए और बी में नाकामी के बाद प्लान सी बनाया गया है। प्लान सी में 4 लोगों के अलावा अब सदर आसिफ जरदारी भी शामिल हैं। जरदारी की जानिब से इमरान खान को कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया है। इमरान खान 14 दिन के अंदर टीवी, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर आसिफ जरदारी से माफ़ी मांगे, वरना उन्हें 10 अरब रुपए का हर्जाना अदा करना होगा। इसी मामले पर आपके लिए सवाल इस तरह से, बिना सबूत इल्जामात इमरान खान ठोस सबूत देंगे या यू टर्न लेंगे? हसन निसार साहब, ये सारी की सारी सूरत हाल ही बहुत अहमकाना है। आप देखो, बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपनी असैसिनेशन से पहले कुछ नाम दिए थे और प्रिडिक्ट किया था कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। बताएं मुझे, आज तक उनकी शहादत तक या हिलाकत तक मुझे नहीं याद किसी ने उनसे सबूत मांगा हो जो आपको
या हमें दौरा पड़ा हुआ है उससे सबूत मांगने का। ऐसी चीज़ों के सबूत होते हैं? साबित तो नहीं हो सका सिंध में वो जो नौजवान मारा गया दिन दिहाड़े, साबित तो ये भी नहीं हो सका कि पूरे पाकिस्तान ने टीवी पे देखा, रौंद के गुजर गया वो अपना SUV पे को जो बंदा था कोयटा का। कौन सा सबूत? अच्छा, ईस्ट पाकिस्तान, आज तक कोई उसका कोई सबूत है? वो बांग्लादेश है, वो आपसे आगे भी निकल गया है, उन्होंने आबादी भी कंट्रोल कर ली है, उनकी पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है आपसे, उनका लिटरेसी रेट आपसे बेहतर है। कोई सबूत है? ये तो एक बंदा उठा, वो लठमार तरीका है इमरान खान का अपना, उसने डांग चलाई है। बेहतर था कि इसको ज़रा मलफूफ तरीके से इशारों के नावे में बात करके वो गुजर जाता। बाकी सबूत क्यों भाई? और किस चीज़ का सबूत? ईस्ट पाकिस्तान से मैंने वो सिंध के रिसेंटली जो बाइज्जत बरी हुआ है जिसमें उराव अनवार वगैरह ये वो सारे शामिल थे, और वो कोयटे वाला, ये ताज़ा तरीन वाक़यात हैं। उनके कोई सबूत नहीं, लाशें थी, सबूत नहीं था। अब लाश का इंतजार करें। निसार साहब, कतई कलामी की माजरत, इमरान खान ने 13 में इंतखाबात में 35 पंक्चर्स की बात की, वो कभी सबूत नहीं रख सके, वो हमारी सियासत को मुख्तलिफ रुख देते रहे। उन्होंने ये भी कहा शहबाज शरीफ ने 10 अरब रिश्वत की पेशकश की, वो साबित नहीं कर सके, मामला अदालत में गया। पिछले साल उन्होंने बैरूनी साजिश की बात की, फिर एक शख्सियत का नाम लिया, फिर दूसरी शख्सियत का नाम लिया, फिर चौथी, फिर छठी शख्सियत। वो बहुत सी ऐसी बातें सियासत में, उनके बयानात और इल्जामात की बात कर रही हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है कि बेबुनियाद इल्जाम से खून खराबे का गलत है। ये बिल्कुल गलत है। आपके हर सियासतदान के माइनस अ फ्यू पीपल लाइक मिराज खालिद या नवाब दादा नसरुल्लाह, उनके रिकॉर्ड पर इस तरह की बेशुमार चीजें मौजूद हैं। एक अबाश किसी लड़की को आंख मारता है, वो कहां से लाएगी सबूत? इन चीजों के सबूत नहीं होते। और अगर ये झूठ भी हो तो इग्नोर कर दो, आपका कल्चर है, आपकी क्लास है, आपकी औकात है। मैंने कहा ना 75 साल में आपको पता ही कख नहीं। फॉल ऑफ ढाका के बाद आपको लगा कि कपड़े उतर गए, एटम बम बनाओ, बना लिया। अभी सारा कह रहे थे एटमी ताकत, खे एटमी ताकत, इट इज अ डेटरेंट, करो खजरा यूज। जो कुछ कश्मीरियों के साथ हो रहा है करो यूज। एटम बम उसका एक मतलब है, बस ये एक सिंबॉलिक सी बात है। चले जी आगे, इसी बात को मैं आगे लेके चलती हूँ। शहजाद चौधरी साहब, सवाल इसलिए रखा कि इमरान खान साहब बहुत सी ऐसी बातें और इल्जामात सियासत में लेके आते हैं जो सियासत को भी टर्न कर देती है। हसन निसार साहब कह रहे हैं अगर झूठ भी है तो इग्नोर कर दो, वहां से अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह रहम करे कोई ऐसा वैसा वाकया हो जाए, तो हमने बेनजीर भुट्टो के बाद भी देखा, फिर मामला केसेस और वो सारी सूरत हाल इग्नोर कर देना चाहिए, इमरान खान साहब को आकर क्लियर कर देना चाहिए, कोई सबूत दे देने चाहिए, या ये माजी ही की तरह का कोई यू टर्न रहेगा? आयशा, मुझे तो अफसोस इस बात पे है कि आप इनके कहे को सियासत कहती हैं। जो इमरान खान कहे या उसके जवाब में राना नसरुल्लाह साहब कहें, वो क्या नाम है, राना सनाउल्लाह, या शहबाज शरीफ साहब कहें, आप इनको सियासत कहती हैं। शायद हमारे मुल्क में सियासत इसी का नाम है। रियासत के ऊपर क्या हो रहा है? अभी आपने पहले 45 मिनट इस प्रोग्राम के इस चीज पे लगाए हैं कि रियासत के साथ आज क्या हो रहा है। रियासत के ऊपर हमला हुआ है, रियासत जंग के अंदर है। मईशत भी रियासत के ऊपर एक जंगी तौर पर एक कैफियत तारी करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, जिसका जिक्र हसन साहब ने किया। माशरा टोटली डिसएनफ्रेंचाइज्ड है, डिसफ्रेगमेंटेड है और टूटने के करीब है। ये भी रियासत के ऊपर बोझ है, और ऐसा बोझ है कि शायद रियासत खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कायम ना रहे। रियासत की सियासत क्या है और सियासतदानों की सियासत क्या है? आज सियासत पता है किसकी जरूरत है? सियासत की जरूरत यह है कि इस रियासत को बचाया जाए, इस रियासत को इन लोगों के लिए, इस मुआशरे के लिए बचाया जाए, इस मईशत को बचाया जाए। सियासत इसकी है। ये जो आपस में करते हैं, ये आपस में बैठ के ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी के ऊपर ड्रामे करते हैं, ये सियासत नहीं है, ये इनके खेल है। आप मुझे पूछ रही हैं कि इमरान खान के इस खेल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? खेल है, वो खेलता है जैसे खेलना चाहता है, खेलता है। आगे से जवाबी खेल खेला जाता है, ऐसे ही खेला जाता है। दे इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस, दे थिंक कि हम पागल हैं सारे के सारे जो यहाँ बैठ के उनकी ये बातें सुनते हैं। वक्त आन पहुंचा है कि जब ये टीवी पे टीवी बंद कर देते हैं या कुछ और देखना शुरू कर देते हैं। इनसे अब बातें हमसे गवारा नहीं होती। इनका काम रियासत को संभालना है, इस माशरे को बिल्डअप करना है। मईशत उसके लिए एक हिस्सा है इस माशरे को बिल्डअप करने का। तो इसलिए रियासत और इनकी सियासत सियासत नहीं है, ये खेल है।
जो सियासत चाहिए रियासत के लिए वो नहीं हो रही, और उसकी वजह से हम वो खमियाजा भुगत रहे हैं जो कि आज रियासत जो जिसको फेस कर रही है। तो आप कह रही हैं यू टर्न देगा या नहीं करेगा, वो करेगा। वो सियासत जब करेगा इस जगह पे आएगा जहां पर रेलिवेंट सियासत करेगा, तो फिर मैं बोलूंगा कि हाँ उसकी सियासत ठीक है या नहीं है। फिलहाल तो खेल तमाशा है, टोपी ड्रामा है, वो आप देखते जाएं। ये भी कर रहे हैं, वो भी साथ उतना ही तमाशा कर रहे हैं। मुझे बताइए, जितने फवाद चौधरी के गिर्द पुलिस वाले खड़े होते हैं, अगर ये अपने काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मकाम पे थोड़ा सा सुकून आ जाए। यही एग्जाम्पल काफी है हमारे लिए। बिल्कुल, और यही पॉइंट आपने ऊपर की गुफ्तगू में भी रखा कि अपने एसओपीज को देखें। ज़ैगम खान साहब, अगर ये खेल ड्रामा है, ये सियासत ही नहीं है, तो इतने बड़े बयानात में इल्जामात कहूँ, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा वाकया हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, फिर क्या होगा यहाँ पर? देखिए, ये खेल तो नहीं है, खेल के तो ज़ाब्ते होते हैं, खेल के तो रेफरीज होते हैं। आपको ज़ाब्तों को भी मानना पड़ता है, रेफरीज को भी मानना पड़ता है। खेल में इस तरह फ्री स्टाइल तो नहीं होता। ये कोई हंगर गेम्स तो नहीं है जिसमें आपने अपने मुखालिफों को मारना है, कत्ल करना है। ये कोई ग्लैडिएटर्स का खेल तो नहीं है कि जिसमें नतीजा जो है वो दुश्मन के कत्ल की सूरत में निकलना है। मैं तो इसको खेल नहीं मानता, क्योंकि खेल के जो ज़ाब्ते होते हैं, हमारे खिलाड़ी उन ज़ाब्तों के मुताबिक नहीं खेलते, और इमरान खान तो बिल्कुल नहीं खेलते। देखिए, जो सियासत के ज़ाब्ते हैं जमहूरी मुल्कों में, एक ज़ाब्ता ये है कि कभी अपने मुखालिफ पर उस जुर्म का इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता जिसकी सज़ाए मौत हो। चोरी चकारी, फ्रॉड किया है आपने, चोरी की है आपने, गबन किया है, इस तरह के इल्ज़ाम आपको सुनने में मिलते हैं, तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में सुनने को मिलते हैं। कभी गद्दारी का इल्ज़ाम आपको सुनने में नहीं मिलेगा, आपको कभी कत्ल का इल्ज़ाम सुनने में नहीं मिलेगा। और यहाँ इतनी आसानी से पहला इल्ज़ाम ही गद्दारी का लगा दिया जाता है। और इमरान खान साहब तो कौमी सलामती के अदारों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान में हुकूमतें उल्टा रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने जो जरदारी पे इल्ज़ाम लगाया है, कोई जरदारी साहब से मोहब्बत नहीं हमें, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना सिर्फ डेफेमेशन नहीं है। एक तो डेफेमेशन नहीं होनी चाहिए, बार बार होती है, बहुत सियासतदान करते हैं, इमरान खान साहब तो हर रोज़ करते हैं, और डेफेमेशन से पाकिस्तान में कोई बच नहीं सकता, कोई अदालत सज़ा नहीं देती। ये जो उनका बयान है, ये तशद्दुद पर उकसाने के भी मुतरादिफ है। उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, बहुत जज्बाती फॉलोअर्स हैं, उनके साथ यूथ है। अगर वो किसी को बताएंगे कि फ़लाँ आदमी मुझे कत्ल करना चाहता है, तो उनमें से कोई ना कोई कानून अपने हाथ में लेकर उस पर हमला आवर हो सकता है। और इस तरह के हमले हुए हैं, पाकिस्तान के सियासतदानों पर हुए हैं। इमरान खान ने जिस तरह से जज्बाती किया है अपने फॉलोअर्स को, उसके नतीजे में हुए हैं। और देखिए, ये जो डायनेस्टीज़ होती है ना, डायनेस्टीज़ के बारे में हम इस शो में काफ़ी बात करते हैं। देखिए, इनमें ऐसी हिम्मत नहीं होती, इसमें इतना जो है ना, वो मैं जो है कहूँगा कि वो जिसको शायद हसन निसार साहब ये कहें कि वो तड़ नहीं होता कि वो इस तरह की कत्ल व गारत में फंसें, क्योंकि वो अगली नस्लों को दाव पे लगा नहीं सकते कि जब कत्ल होता है तो फिर उसका बदला भी होता है। इन्होंने अपनी अगली नस्लों को बचाना होता है। ये डायनेस्टीज़ सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन ये कत्ल में मुलव्वस नहीं हो सकती, क्योंकि उससे डायनेस्टी खतरे में पड़ती है, अगली नस्ल खतरे में पड़ती है। ये अफसोसनाक रवैया है। लेकिन इमरान खान ना सबूत देंगे, ना यू टर्न लेंगे, वो दोबारा नए इल्ज़ाम लगाएंगे। दुरुस्त, ठीक है। चलें जी, ईसार साहब योर से। देखिए, जहाँ तक इस बात का है ना कि सबूत देंगे या नहीं, ये तो जब मामला अदालत में जाएगा तब पता चलेगा कि उनके पास कोई सबूत है भी या नहीं। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इमरान खान को ना सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि मीडिया में इन रहने का फ़न आता है। उन्हें पता है कि मैं क्या बात कहूँगा और उसके बाद कितनी देर तक उसका ढोल पीटा जाएगा, और वो पिट जाता है। और इमरान खान हमेशा एट द टॉप रहते हैं। मेरा कप्तान जो है वो बड़ी ऊँची शान आला, लेकिन थोड़ा सा पुठे थे आना है, और वो जान के एक ऐसा शोशा छोड़ देता है जिसके पीछे फिर सब भागते हैं। और जो बात मेरे तीनों मोअज़्ज़िज़ दोस्तों ने की, असल चीज़ तो ये आयशा, आपके प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इससे पहले कि आप कहें, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि 35 रुपये पेट्रोल बढ़ने के बाद होना तो ये चाहिए था कि पूरी कौमी क़यादत ये तय करती कि इस 22 करोड़ लोगों को ज़िंदा रहने का किस तरह हक़ देना है। और ये एक लायानी सी जंग, एक खलाई सी लड़ाई लेके बैठ जाते हैं कि मुझे वो कत्ल कर सकता है, वो कर सकता है। और भाई, रोज़ाना कितने लोग मुआशी तौर पे कत्ल हो रहे हैं, वो रोज़ाना कितने लोग भूख से जो है ना तंग आके खुदकशियाँ कर रहे हैं। आप खुद को कौम के रहनुमा कह रहे हैं,
आप खुद को कौम के रहबर कहते हैं और आपको यही नहीं पता कि नीचे कौम मर रही है। आप अपनी जाती जंग और जाती अना की लड़ाइयों के अंदर फंसे में। होना तो ये चाहिए था कि आज अब वजीर आज़म इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब वो इमरान खान से रब्ता करते, कौमी क़यादत से रब्ता करते, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते और बैठ के कहते कि हमने इन मामलात को डील कैसे करना है, लेकिन हम अपनी अनाओं के खौल से बाहर निकलेंगे तो कुछ करने के काबिल होंगे। दुरुस्त है जी। यहाँ पर बात हुई जंगल का भी कोई कानून होता है। प्रोग्राम के आखिर में जितनी गुफ्तगू इस प्रोग्राम में हुई, बहुत ही इंतहाई अहम मामलात और एक दूसरे से। ज़ारा निगाह की नज़्म है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। उसकी लाइंस इस दुआ के साथ, खुदाबंदा जलील व मोतबर, दाना उबीना मुनसिफ व अकबर, हमारे शहर में अब जंगलों का ही कोई दस्तूर नाफिज कर। मुझे इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम से आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।